आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ट्राइफॉस्फेट ये रहा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना जो ये बना हुआ है पार्ट, इसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। ठीक है, अब डरती है कि नहीं है वो तो पता नहीं, मगर बाहर निकालोगे तो मर जरूर जाएगी वो। आते 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 फाइनली कहाँ पर खत्म होगा? एल्वियोलाई में खत्म होगा। दिस इज अवर नेजल कैविटी। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द वॉइस बॉक्स। ये हमारा ट्रैकिया है जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई, विच इज लाइंड बाय मैनी कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज ही वो साइट है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन फिश एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। मेरा नाम है नमन शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन फिशेस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो कि एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स की। तो हम डेफिनेशन से ही शुरुआत करते हैं, व्हाट एक्चुअली इज रेस्पिरेशन। ठीक है, सो हमने देखा था सबसे फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमने अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस देखे थे कि डाइजेशन के बाद यानी कि न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस उसको फॉलो करता है वो है रेस्पिरेशन। जो भी चीजें डाइजेशन से एब्जॉर्ब हुई है उसमें से एनर्जी निकालना अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो जो एनर्जी निकालने का प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन? द रिलीज ऑफ एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी किस चीजों से? एब्जॉर्ब्ड फूड से। ठीक है, फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स। ठीक है, फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब यहां पर दो वर्ड में बहुत ज्यादा हम कंफ्यूज होंगे, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में। नॉर्मली हमें लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, वो ब्रीदिंग है जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है। ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन में, तो ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है। मगर रेस्पिरेशन जो है इट इज अ लाइफ प्रोसेस। उसमें क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी डाइजेशन के बाद चीजें एब्जॉर्ब हुई थी फूड मटेरियल्स में से, उसमें से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज नॉट, क्या हो गया ये? वाह, मक्खी आकर बैठ गई और वो टच हो गया भाई। हम करते हैं टच, तब नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। भाई ये वही तो नहीं है पिक्चर वाली मक्खी? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरे से क्या बदला लेने आई है? भूल गया यार मैं। हट। हाँ, तो चलो अब आगे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। वेरी गुड, नो डिस्ट्रैक्शन। देखो ये सब जो है ना मार्किंग उसी के हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फ्रॉम द एब्जॉर्ब्ड फूड इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। ये जो है सेल के अंदर चलता है ये प्रोसेस, इसलिए इसको कभी कभी जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। CELLULER, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन बोलो या सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलो, वो सेम ही है। या तो आप रेस्पिरेशन बोलो, उसका मतलब कि हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम ब्रीदिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोसेस की अगर हम बात करें या टाइप्स की बात करें कि कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, सो अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखें, सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला जो टाइप होता है रेस्पिरेशन का उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन, और दूसरा जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑब्वियसली एन लग गया उसके आगे, मतलब वो जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन में होता होगा उसका जस्ट वो अपोजिट है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं कि इनमें एक्चुअली होता क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा अच्छे मात्रा में, वहां पर जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कंप्लीटली ऑपोजिट प्रोसेस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वेरी लेस ऑक्सीजन, बहुत ही अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसको हम ऑलमोस्ट जीरो ही गिनेंगे, एब्सेंस से गिनेंगे, वहां पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। दूसरा एनर्जी की अगर हम बात करें, सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होता है, अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहां पर जो एनर्जी बनता है एनारोबिक में, इट इज लोअर एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एनर्जी प्रोड्यूस्ड वो कम होता है, इज लेस। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। अगर एग्जांपल लिखना हो तो इसका एग्जांपल होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th में, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता था इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो एनर्जी प्रोड्यूस किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कर रहा है। एनारोबिक की अगर हम बात करें तो मसल सेल्स में होता है ये। ठीक है, मसल्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है ये, जब ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाए। दूसरा ये यीस्ट में प्रेजेंट होता है, जहां पर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होता, तो ये ईस्ट में प्रेजेंट होता है। अगर हम बाई प्रोडक्ट्स की बात करें कि कौन से इसमें से बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें, सो ग्लूकोज जो भी मटेरियल था, याद होगा आपको पिछले लेक्चर में हमने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका डाइजेशन होकर वो ग्लूकोज बन जाता है, और अमाइनो एसिड बनता है फ्रॉम प्रोटीन, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फैट। मगर एक पाथवे होता है हमारे बॉडी के अंदर कि जब भी रेस्पिरेशन करना होगा तो हर चीजें जो है वो अल्टीमेटली घूम फिर कर ग्लूकोज के ऊपर ही आएगी। जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना हमारे पास, वो ग्लूकोज ही होता है हमेशा किसी भी केस में। सो वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि ग्लूकोज, ठीक है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज इज द प्राइमरी सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब जैसे केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स होते हैं जिनसे प्रोडक्ट बनता है, वैसे ही रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट का है, प्राइमरी सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब भी हमको रेस्पिरेशन करना होगा तो हमको ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, अब ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो उसको हमको एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम नहीं करते, वो हमारे सेल के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। सो ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट। ठीक है, ये पाइरुविक एसिड होता है और उसको पाइरुवेट भी कहा जाता है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो ऑब्वियसली 2 बनेंगे ऐसे, 6 कार्बन का ग्लूकोज है, उसमें से 3-3 कार्बन का आपने 2 अलग अलग पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट निकाले, सो ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर पाइरुवेट का आगे जाकर फिर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, पाइरुवेट का आगे जाकर फिर रेस्पिरेशन होता है और उसमें से फिर एनर्जी रिलीज होती है। अब एक चीज जो है यहां पर नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिख तो हम रहे हैं ऐसे, बट इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते रहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनेगा, वो खुद एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। फिर पाइरुविक एसिड में से भी एक लिंक रिएक्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, उसके बाद फिर वो उसका पूरा क्रेब साइकिल चलता है, उसमें काफी सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे उसमें कार्बोनिक एसिड्स बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, तो वो पूरा लंबा प्रोसेस है। उसके बाद फिर लास्ट में जाकर एटीपी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, हमने लिख दिया उतना, वो हमारे लिए काफी है। बाकी उसमें क्या होता है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। ठीक है, अब हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, जो भी हमने यहां पे देखा कि सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था,
ठीक है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज कहाँ से आया है? वो डाइजेशन होकर आया है हमारे इंटेस्टाइन से, वो फिर बनता है पायरूवेट। ठीक है, पायरूवेट क्या है? वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये पायरूवेट से हमको एनर्जी बनानी है। अब इस पायरूवेट का जो है रेस्पिरेशन करके हमको एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना है। तो यहां पर उसके पास 3 अलग अलग स्टेप होते हैं जिससे कि ये प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। सबसे पहला हम देखेंगे क्या होता है, दूसरा पाथवे और तीसरा पाथवे। पहला पाथवे जो है वो ऐसा है कि ऑक्सीजन की फुल अवेलेबिलिटी है इसके पास। ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, यानी ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। और ये हम एग्जांपल ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, दूसरा जो केस है उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, एब्सेंट नहीं है बिल्कुल, पर थोड़ी सी कम है। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज लेस। ठीक है, अमाउंट जो है उसका लेस है। मान लो कि मसल्स में हो रहा है ये, मसल सेल्स में। और तीसरा है जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही एब्सेंट है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ठीक है, ये हमने किसका एग्जांपल लिया था? ईस्ट का एग्जांपल लिया था। ठीक है, ईस्ट सेल जो कि एक फंगस है। तो ये 3 अलग अलग केस हो सकते हैं पायरूवेट बनने के बाद कि या तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा अच्छे मात्रा में, या तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल होगा, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होगा, एब्सेंट होगा। तो फिर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से कैरी आउट होंगे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है प्रॉपरली तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन होता है उसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहां पर भी क्या बनेगा? ऑक्सीजन अगर लेस क्वांटिटी में है तो वहां पर एक नया सब्सटेंस बनेगा जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड हम देखते हैं कि क्या होता है। लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में ही ज्यादातर बना जाता है। ठीक है, सो यहां पर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और यहां पर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर का प्रोडक्शन होगा। यस, पानी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, H2O। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में जो एक्चुअली में हमें चाहिए था, क्या चाहिए था? एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे लैक्टिक एसिड के साथ डायरेक्ट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ पर भी बनेगी। ठीक है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, दैट इज CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। और साथ में उसके एनर्जी निकलेगी जो कि रेस्पिरेशन का एक एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, सो एनर्जी जो है वो तीनों स्टेप में निकल रही है। ये स्टेप में भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये स्टेप में भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये स्टेप में भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा था कि उनकी वैल्यू डिफर करेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, और सबसे कम एनर्जी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होगा, जहां पे ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है। सो यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में बना। ठीक है, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मगर एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमको बस याद रखना है। एनर्जी दोनों में बनती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन की एनर्जी इज हायर एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो बीच वाला केस है कि ऑक्सीजन लेस होगा। अब नॉर्मली देखो, अगर आप मसल शांति से बैठे हो तो हमारे मसल जो है वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, उनको इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो उसी टाइम पे तुरंत कोई इमरजेंसी आई और आपको भागना पड़ रहा है या बहुत ही तेज चलना पड़ रहा है, या आपको कोई भी ऐसा मसल है आपके बॉडी का जिसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उस दौरान क्या होगा? उसको बहुत कम ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब कि जैसे आप भाग रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी रेस में आप भाग रहे हो, तो हमारी बॉडी अपने आप जो है वो ब्रीदिंग रेट बढ़ा देती है, हम जो है हाफने लगते हैं, हमारी सांस लेने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे सेल्स को उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो फटाफट फटाफट हमारे लंग्स जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन थोड़ा सा कम मिलता है हमारे मसल को एज कंपेयर टू जब हम रिलैक्स थे तब। और उस केस में जो है ये वाला रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में अगर बहुत ज्यादा बनने लगेंगे तो हमारा मसल जो है वो फैटीग हो जाएगा। ठीक है, फैटीग का मतलब होता है कि हमारा मसल जो है वो थक जाएगा। तो लैक्टिक एसिड की वजह से फटीग जो है वो मसल्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फैटीग मसल। और फिर मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे, उसमें मसल में खिंचाव आने लगेगा, और फिर जो है आपको थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। सो ये जो है इस प्रकार से ग्लूकोज का पूरा रेस्पिरेशन होता है। 3 पाथवे होते हैं ग्लूकोज के पास रेस्पायर करने के लिए। सो आप इसको फटाफट देख ले एक बार, और ये सेम जो डायग्राम है वो आपके टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है एनसीईआरटी में। ओके, यहां से अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं कि एटीपी का जो है वो प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ओटीपी बोलने वाला था मैं,
ठीक है, ओटीपी ओटीपी इतना हो रहा है आजकल। एटीपी है ये, ठीक है, इट इज नॉट ओटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोजाइन, एडिनोजाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। ये रहा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना जो ये बना हुआ है पार्ट, इसको हम बोलते हैं एडिनोजाइन, ठीक है। ये जो पूरा इतना स्ट्रक्चर है उसको हम एडिनोजाइन कहते हैं। और यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो है 3 अलग अलग फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा फॉस्फोरस प्रेजेंट है इनमें। तो 3 फॉस्फेट एडेनोजाइन से कंबाइंड है, तो उसको हम एडेनोजाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एटीपी कहते हैं, ठीक है। अगर इसको नॉर्मली दिखाना हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि आप एक ए बना दो और उससे 3 फॉस्फेट को ज्वाइन कर दो। अभी एटीपी एक्चुअली बनते कैसे हैं, तो एक ऑलरेडी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिनको कहा जाता है एडीपी, ठीक है, एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइंट होता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइंट होने के बाद ये बना लेता है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट आ गए, 2 फॉस्फेट थे पहले, तो इसको हम कहते हैं एटीपी। अब हमारा सेल जो है इस एटीपी को यूज करेगा और उसमें से एनर्जी रिलीज करेगा, और फिर वो एटीपी जो है वो दोबारा से क्या बन जाएंगे, एडीपी बन जाएंगे, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो अगेन रिलीज हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली कैरी आउट होते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। सो ये थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं हम कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है एटीपी प्रोडक्शन के बारे में। ATP is the energy currency of the cell. Yes, हमको पता है ये। Most cellular processes, the energy released during the process of respiration is used to make ATP molecule from the ADP molecule. तो ये जो है एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट, जिसमें 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, उसको हम ADP बोलते हैं, और ये जो है एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, उसको हम ATP बोलते हैं। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूजेस इट ATP टू ड्राइव द रिएक्शन। ये जो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन द ATP इज ब्रोकन यूजिंग द वाटर, द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। यानी कि ये जो टर्मिनल वाला फॉस्फेट लिंकेज है, इसको जब ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां से जो है 30.5 किलो जूल के बराबर, किलो जूल पर मोल के बराबर जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को जो है हमारा सेल यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ATP can be used in the cells for the contraction of the muscles, protein synthesis, conduction of the nervous impulses and many other activities. तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो है ATP यूज होता है। ये छोटा सा जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑर्गेनल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, और ये जो पूरा प्रोसेस है ATP प्रोडक्शन का वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ओके, इज इट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन फिशेस, ठीक है, कि मछलियां जो होती है उनमें रेस्पिरेशन जो है वो किस प्रकार चलता है। सो लेट्स सी। अब फिश जो है वो देखो एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिश जो है वो पानी में रहती है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत अच्छा पानी है, बहुत सारे यहाँ पे ग्रास रखे हुए हैं, एक्वेरियम जैसा फील आ रहा है एकदम, बिल्कुल बुलबुले निकल रहे हैं इसके बॉडी में से। तो फिश जो है इट इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली इट लिव्स इनसाइड द वाटर। अब फिश जो है हमें पता है कि हमारी तरह फिश के पास जो है लंग्स प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास लंग्स प्रेजेंट है, फेफड़े प्रेजेंट है, जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन फिश के पास कोई भी लंग्स प्रेजेंट नहीं है। तो वो हमारी तरह जो एटमोस्फेयर का ऑक्सीजन है उसको वो यूज नहीं कर सकते, तो उनको जो है डिपेंड होना पड़ता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में, जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा एक्वेरियम में कभी कभार, यहाँ पर हमने पीछे भी रखा है, कि ऐसे गैस के बबल्स होते हैं, और अगर एक्वेरियम में साइड पर एक पंप रखा जाता है और उस पंप में से कंटिन्यूसली जो है बबलिंग होती जाती है एयर की, उसको एरिएशन कहते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है कि जो पानी है एक्वेरियम का, उसमें गैस जो है, ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली डिसॉल्व होता रहता है। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल की बात करें, ओशियन की, रिवर की, पॉन्ड्स की, लेक्स की, तो वहां पर जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर ही इतना सारा ऑक्सीजन है कि वो कंटिन्यूसली डिसॉल्व होता रहता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द वाटर। तो वो जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है कंबाइंड फॉर्म में, फिशेज एक्चुअली उसी ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। दे कैन नॉट यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर लाइक वी डू, क्योंकि उनके पास उतना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता। लेकिन उनके पास एक स्पेशल तरीके का ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं गिल्स। यहां पर एक उनके पास ऑर्गन होता है जिसको गिल बोला जाता है, आई होप कि दिख रहा होगा। यहां पर एक ऑर्गन होता है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको जो है वो गिल्स बोला जाता है, और वो गिल्स के थ्रू ही जो है वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, दे आर पेयर ऑफ गिल्स, इस साइड पर भी प्रेजेंट होते हैं, दिस साइड ऑफ द बॉडी एंड द नेक्स्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑल्सो। अब ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता कैसे है? सो मान लो कि यहाँ पे पानी है, तो वो क्या करते हैं मछलियां, पानी को इनटेक करते हैं फ्रॉम देयर माउथ, और यही वाटर जो है ये इस गिल्स के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। दे इनटेक द वाटर फ्रॉम देयर माउथ एंड द वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दिस गिल स्लिट्स। इट इज अ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कि मान लो चाकू लेके यहाँ पर किसी ने काट दिया हो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर यहाँ से वो पानी बाहर निकलता है। सो इस प्रोसेस के दौरान
ये जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज पाई जाती है, ठीक है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो ये पूरे गिल्स को लाइन करती है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, डिफ्यूजन नाम का एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज हो सकता है। तो ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इस प्रकार जो है वो फिश यूज करती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को, ठीक है। दे कैन नॉट यूज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब हम जो है ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, एक्वामैन बन के कूद मत पड़ना स्विमिंग पूल में कि भाई हम भी करेंगे आज से ये, वी कैन नॉट डू दिस, वी हैव लंग्स फॉर दैट प्रोसेस। अब ये जो पूरा चीज है उसको यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, देख लेते हैं। फिशेज आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दे लिव इन द वाटर, ठीक है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, ठीक है। अब डरती है कि नहीं है वो तो पता नहीं, मगर बाहर निकालोगे तो मर जरूर जाएगी वो, क्योंकि बाहर का ऑक्सीजन वो यूज नहीं कर सकती, सिर्फ वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज कर सकती है। दे डोंट हैव लंग्स सो दे कांट ब्रीथ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई दे डाई। दे यूज वाटर विच इज water dissolved oxygen, ठीक है, तो they use oxygen which is dissolved in water. They have a special organ which is known as gills which helps them to use the dissolved oxygen. And gills are what? They are slit like structures which is present on the body of the fish which may have a cover or which may be uncovered. कुछ मछलियां होती है जिसमें वो हमको गिल का स्लिट दिखेगा नहीं, उसके ऊपर एक कवर प्रेजेंट होता है, ओपर्कुलम कहते हैं उसको। और कुछ मछलियां ऐसी होती है जैसे शार्क, जिनके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो एकदम क्लियरली दिखते हैं, उसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता। They intake the water from the mouth and removes it through the gills. And gills have an apparatus of tiny blood vessels and capillaries. Gills के पास बहुत सारी capillaries होती है. The dissolved oxygen in the water is diffused into these capillaries and the carbon dioxide also moves out similarly. तो ये प्रोसेस के थ्रू, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, इसके थ्रू जो है वो फिशेस अपना रेस्पिरेशन कैरी आउट करती है। ओके, क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि एक अगेन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी जो है डायग्राम बनाना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डायग्राम देखा था, वैसे ही हमको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डायग्राम बनाना है। तो चलो देखते हैं। डायग्राम के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? ह्यूमन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ह्यूमन का आउटलाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ये नोज है, सो सबसे पहले जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा। नोज है और नोज में जो होल्स होते हैं उनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, और नोस्ट्रिल्स जो है उनके थ्रू ही जो एयर है उनका इनटेक होता है अंदर की तरफ। अब नोज के बाद जो है यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको बोला जाता है नेजल कैविटी, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी होता है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी होता है, जिसको हम नोज कैविटी भी कहते हैं। फिर ये नीचे की तरफ मूव करता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है गले के पास, जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लैरिंग्स, ठीक है। और लैरिंग्स को जो है वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, जहां से हमारी आवाज निकलती है, चपड़ 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 चपड़। ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्रैकिया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक ट्यूब था जिसे बोला जाता था क्या? ईसोफेगस, दैट वाज फूड पाइप। दिस इज ट्रैकिया, दिस इज नोन एज विंड पाइप। इसके थ्रू जो है वो विंड मूव करता है, फूड पाइप के थ्रू फूड मूव करता है। अब ये ट्रैकिया जो है एक्चुअली क्या होता है, ये लंग्स से कनेक्टेड होता है, और अगर इसमें एयर इन एंड आउट होगा तो चांसेस है कि ट्रेकिया कोलैप्स हो सकते हैं। अगर उसमें से आप एयर पूरा सक कर लोगे तो वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम बनेगा तो वो कोलैप्स हो जाएंगे, एक दूसरे में चिपक जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए प्रेजेंट होता है इसमें बहुत सारे कार्टिलेज के रिंग, जो कि सी शेप के होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं पीछे की तरफ। इन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सी शेप्ड रिंग्स, ठीक है। ये 14 to 16 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 12, 14, 16 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं नंबर में, डिपेंडिंग अपॉन की क्या लेंथ है ट्रेकिया की। तो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया जो है वो नीचे आकर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो राइट साइड पे जा रहा है ट्रेकिया, फिर लेफ्ट साइड पे जा रहा है ट्रेकिया। जो ये डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद उसको हम ट्रेकिया नहीं कहते, डिवीजन के बाद हम उसको कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं हम उसको? ब्रोंकस, BRONCHUS। ये वाला जो है वो लेफ्ट वाला ब्रोंकस होगा, वैसे ये वाला जो है वो राइट वाला ब्रोंकस होगा। ब्रोंकस के बाद ये जो ट्रेकिया है वो एक लंग्स के अंदर इंसर्ट होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लंग्स। ये कौन सा रंग है हमारा? ये हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है। जब भी हम डायग्राम बनाए तो जो भी चीजें राइट में आएगी वो एक्चुअली लेफ्ट साइडेड होती है बॉडी में एनाटॉमिकली, और जो भी चीजें लेफ्ट में आएगी वो एक्चुअली राइट साइडेड होती है। तो ये हमारा लंग है, कौन सा लंग है? ये लेफ्ट लंग, वेरी गुड। और ये भी हमारे पास एक दूसरा लंग है जो है हमारा राइट लंग। सो ह्यूमन बॉडी हैज वन पेयर ऑफ लंग्स। पता ही है हमको, हमारे पास दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर होता है और एक राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो ब्रोंकस अंदर गया था वो बाद में डिवाइड होगा इनटू मैनी स्मॉल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में टूट गया वो। तो ये सारी जो चीजें आपको दिख रही है उनको बोला जाता है ब्रोंकियोल्स,
ब्रोंकियोल्स क्या है? ये ब्रोंकस ही जो है वो छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो चुके हैं। उसके बाद आपको ये कुछ पिंक पिंक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है, स्मॉल बलून लाइक, एयर लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इनको बोला जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर एक्चुअली में गैसियस एक्सचेंज होता है। यहां से एयर अंदर की तरफ आएगा और एयर आते 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 फाइनली कहां पर खत्म होगा? एल्वियोलाई में खत्म होगा। और एल्वियोलाई, जैसे कि फिशेस में हमने देखा था कि गिल्स के ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वैसे ही ह्यूमंस के केस में ये जो एल्वियोलाई है उसके ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज उसको लाइन करती है। जो डिफ्यूजन होने वाला है गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर की तरफ, ऑक्सीजन का अंदर की तरफ, वो इन एल्वियोलाई में ही होता है, ठीक है। सो दीज आर एल्वियोलाई। फिर जो हमारा लंग्स होता है उसके नीचे एक मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है। दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मस्कुलर डायफ्राम। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, इंस्पिरेशन यानी कि सांस अंदर लेना और एक्सपिरेशन यानी कि सांस बाहर छोड़ना, वो डायफ्राम से ही कंट्रोल होता है। अब आपको एक छोटा सा यहाँ पर कट दिख रहा होगा, एप्पल के लोगों की तरह दिख रहा है आपको कट। राइट वाले लंग में कोई भी कट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाले लंग में एक कट प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। उस कट का नाम क्या होता है? उस कट को बोला जाता है कार्डियक नॉच, ठीक है। जैसा आईफोन में नॉच होता है वैसा ही हमारे लेफ्ट वाले लंग में एक छोटा सा कट प्रेजेंट होता है जिसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या कर रहा है? यहाँ पर बीच में जो है हार्ट आने वाला है, ठीक है। यहीं पर जो है हमारा हार्ट आने वाला है इस प्रकार, ठीक है। सो यहाँ पर हार्ट के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो जगह बनाने के लिए यहाँ पर एक कट प्रेजेंट होता है ऑलरेडी जिसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच, और नीचे मस्कुलर डायफ्राम होता है। तो इतना जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी हमें मिस नहीं करना है। दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब अगर हम पैसेज की बात करें कि यहाँ से पैसेज कैसे होता है, किसके थ्रू एयर जो है वो पास होते हैं, तो सबसे पहले बाहर नोस्ट्रिल्स है, ठीक है। नोस्ट्रिल से एयर पास होंगे इनटू नेजल कैविटी, ऑब्वियसली। नेजल कैविटी से कहां जाएंगे वो? इनटू द फेरिंग्स। वेरी गुड। फेरिंग्स जो है ना वो कॉमन है फॉर फूड ऑल्सो एंड फॉर एयर ऑल्सो। फेरिंग से वो मूव करेगा इनटू लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। लैरिंग से वो मूव करेगा इनटू ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया दो भाग में टूट जाएंगे, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर और छोटे छोटे ट्यूब्स में टूट जाएंगे जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स फिर लास्ट में एल्वियोलाई में टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एल्वियोलाई के नीचे क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई के नीचे ब्लड वेसल प्रेजेंट है। यहां से मान लो आर्टरीज जा रही है और यहाँ से वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में चला जाएगा और यहाँ से जो भी ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में आ जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज होता है गैस का, ये हमारा है ब्लड वेसल। ये जो एक्सचेंज होता है हमारे गैस का, ये एक्सचेंज होता है इन द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। तो ये जो है वो एयर का पैसेज है। ऐसे ही एयर नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर है वो इसी के थ्रू ऊपर की तरफ भी जाएगा। एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकस, फिर ट्रेकिया, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर नेजल, फिर नोस्ट्रिल, देन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। समझ गए? इज दैट क्लियर? तो इतनी चीजें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बढ़े तो इसी के बारे में कुछ हमको एक्सप्लेन कर देना है। जो जो स्ट्रक्चर हमने अभी पीछे लेबल किए थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? एयर इज टेकन इन थ्रू अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो एयर का इनटेक है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू होता है, जो कि दो होते हैं हमारे पास। ये जो दो होल दिख रहे हैं नोज में, दे आर नोन एज नोस्ट्रिल्स। लैरिंग्स क्या होता है? एयर ट्रेवल्स थ्रू द नेजल कैविटी एंड द लैरिंग्स टू रीच द ट्रेकिया। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, हमने देखा। ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग द सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स। दैट सी शेप्ड रिंग प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रेकिया। अब वो सी शेप का क्यों है? वो तो पूरा कंप्लीट भी हो सकता था ना। अरे भाई पीछे ईसोफेगस भी तो है, पीछे से फूड पाइप भी तो जा रहा है, तो कंप्लीट नहीं होता। वो जगह बनाता है, थोड़ा सा कट प्रेजेंट होता है उसमें, ताकि पीछे से फूड पाइप भी ट्रैवल कर सके। फिर ब्रोंकस होता है। ब्रोंकस क्या है? ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस एंड इट एंटर्स इनटू द लंग्स। लंग्स क्या है? दे आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ब्रीदिंग के लिए। वन पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमंस में वन पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज लाइंड बाय कैपिलरीज एंड इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोलाई ही वो साइट है जहां पर गैस एक्सचेंज होते हैं। लंग्स के नीचे जो है एक मस्कुलर डायफ्राम प्रेजेंट होता है,
which is present below the lungs, and it helps in the movement of our lungs and which ultimately helps in breathing. ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में. अब ब्रीदिंग जो है उसमें एक्चुअली दो तरीके के मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. पहला जो मैकेनिज्म है उसे हम कहते हैं इनहेलेशन. ठीक है, या तो आप उसको कह सकते हो इंस्पिरेशन ऑल्सो. ठीक है, सेकेंड जो टाइप का मैकेनिज्म है उसे कहा जाता है एक्सहेलेशन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपीरेशन. Okay, so one thing that you have to remember कि there are two processes that are involved. Two processes that are involved in breathing. ठीक है, so जो breathing का जो भी mechanism है उसमें दो processes involved है, inhalation और exhalation. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं inhalation के बारे में कि actually में inhalation होता क्या है. Let's put a big topic, inhalation. ओके, सो इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ लेना. जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, हमें पता है हम एक बार सांस अंदर लेते हैं फिर सांस बाहर छोड़ते हैं. अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो वो है द ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर. ऑक्सीजन रिच एयर इज इनहेलेशन. ठीक है, सो अगर आप ऑक्सीजन रिच एयर को अपने बॉडी के अंदर इनहेल कर रहे हो, सो दैट इज इटसेल्फ नोन एज इनहेलेशन. अब इसमें जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप हमको याद रखना है. ये होता कैसे है, तो हमने पढ़ा था कि डायफ्राम नाम का एक मसल प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स के नीचे. वो डायफ्राम के मूवमेंट के वजह से ही ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो हो पा रहे हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन. डायफ्राम जो है इस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स फ्लैट. ठीक है, डायफ्राम जो है एक्चुअली अगर हम डायफ्राम की बात करें, सो डायफ्राम का जो नॉर्मल शेप होता है वो डोम शेप होता है, कुछ इस प्रकार होता है डायफ्राम का शेप. और डायफ्राम में जो मसल्स होते हैं वो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस. ओके, अब क्या होता है, जैसे ही इनहेलेशन का टाइम आता है ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फ्लैट हो जाता है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. उसका जो है मूवमेंट नीचे की तरफ हो जाता है, एंड उसके वजह से क्या होता है, कुछ चीजें थोरेसिक कैविटी में चेंज होती है, कुछ वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी में उसमें फर्क पड़ता है. हम देखते हैं. आप मानिए कि यहाँ पर हमारा नेक एंड होता है और यहाँ पर नीचे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है. इतने पार्ट को, ये जो कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है उसको थोरेसिक कैविटी बोला जाता है. अब डायफ्राम जो है उसका नॉर्मल मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, नॉर्मल पोजिशन उसका. अब जैसे ही इंस्पिरेशन का टाइम आता है डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड इट मूव्स स्लाइटली डाउनवर्ड बिकॉज इट बिकम्स फ्लैट. जिसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम फ्लैट्स and moves downwards. अब नीचे मूवमेंट होने के साथ ही डायफ्राम के साथ जो हमारा रिब केज है, जो हमारे रिब्स होते हैं, दे ऑल्सो मूव अपवर्ड, दे मूव अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड मूव्स फॉरवर्ड. जैसे ही हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, आप खुद लेकर देखिए, जैसे ही हम अंदर सांस ले रहे हैं, रिब्स जो है हमारा रिब केज जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा डायफ्राम है वो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो में कि रिब्स का मूवमेंट किस प्रकार से होता है एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन. तो उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस. और थोरेसिक कैविटी के अंदर का अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, द प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. तो जितना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसके अंदर का प्रेशर उतना ही फॉल होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉल ऑफ प्रेशर द एयर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, द एयर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी रशेस इनसाइड. ठीक है, हमने पढ़ा था डिफ्यूजन में, अगर आपको याद हो क्लास 9th में, कि एयर और एनीथिंग मूव्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू इट्स रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. तो यहाँ पर क्या हुआ, अंदर की तरफ डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हुआ, थोरेसिक कैविटी जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ गया, रिब केज, जिसकी वजह से जो पूरा थोरेसिक कैविटी था उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर का जो प्रेशर है, उसके अंदर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, और प्रेशर जैसे ही डिक्रीज हुआ, बाहर का जो एयर है उसका हाई प्रेशर हो गया और बॉडी के अंदर लो प्रेशर हो गया, तो ऑटोमेटिकली एयर जो है इट रशेस इनसाइड आवर बॉडी. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंस्पिरेशन. ठीक है, या इनहेलेशन.
अब सेकंड इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बोला जाता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, और ये जस्ट इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं वो इनहेलेशन के जस्ट अपोजिट प्रोसेसेस होंगे ऑब्वियसली। क्या होगा इसमें, अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए, सो द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी थ्रू नोज, ठीक है, थ्रू नॉस्ट्रिल्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। इसमें क्या होगा, डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा। इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहां पर डायफ्राम रिलैक्सेस एंड बिकम्स डोम शेप्ड। डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है और दोबारा से अपना डोम शेप जो है वो अटेन कर लेता है बाय मूविंग अपवर्ड्स। अब डोम शेप अटेन करने के लिए ऑब्वियसली उसे जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन में वो नीचे की तरफ मूव करता था। रिब्स जो हैं उनमें भी मूवमेंट होगा। रिब्स मूव्स इनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। रिब्स जो है वो इनवर्ड की तरफ मूव करते हैं और पीछे की तरफ मूव करते हैं। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। इन सब चीजों की वजह से द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि जो रिब्स हैं वो भी अंदर की तरफ आ रहे हैं, डायफ्राम भी जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो टोटल जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी का इट डिक्रीजेस एंड प्रेशर इनसाइड द वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी इट इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा ऑब्वियसली उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। आप इमेजिन करो कि आपने एक बलून लिया हुआ है और उस बलून को आप प्रेस कर रहे हो, उसके वॉल्यूम को कम कर रहे हो, तो उसके अंदर का प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। सेम गोज विथ अवर थोरैसिक कैविटी ऑल्सो, जिसकी वजह से द एयर रशेस आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, द एयर रशेस आउट ऑफ द बॉडी। तो ये जो दो प्रोसेसेस होते हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, इनके वजह से जो है ब्रीथिंग हो पा रहा है, ठीक है। इनहेलेशन में एयर मूव्स इनसाइड अवर बॉडी और एक्सहेलेशन में एयर मूव्स आउटसाइड अवर बॉडी। अब अगर आपको मैं एक इसको डायग्राम के मदद से समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस प्रकार होगा। यहां पर आप देख सकते हैं एयर जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है और डायफ्राम भी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक आप याद रख सकते हो, अगर डायफ्राम का मूवमेंट भी नीचे है तो एयर का मूवमेंट भी नीचे की तरफ ही होगा। नीचे की तरफ मतलब नोज से लंग्स की तरफ होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन, जैसा हमने पीछे देखा। बस आपको याद ये रखना है कि जहां पर डायफ्राम मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में एयर भी मूव करेगा। यहां पर अगेन डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एयर भी जो है हमारा वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आउट ऑफ द बॉडी मूव कर रहा है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन, ठीक है। तो यहां से आप याद रख सकते हो कि इनहेलेशन में क्या डायफ्राम का मूवमेंट है और एक्सहेलेशन में डायफ्राम का मूवमेंट क्या है, ठीक है। अब इसको मैं आपको थोड़ा 3 डायमेंशनल एक ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आप देख सकते हो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मॉडल दिया हुआ है एंड दिस इज अ मस्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, डायफ्राम का मूवमेंट जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है, साथ ही साथ रिब केज भी जो है वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डायफ्राम, और थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है रिस्पेक्टिवली। यहां पर आप देख सकते हो कि एयर जो है इट रशेस इनवर्ड व्हेन द डायफ्राम इज मूविंग डाउनवर्ड, और एयर जो है सिमिलरली रशेस आउटवर्ड व्हेन द डायफ्राम इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा होल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जहां से एयर जो है इन एंड आउट हो रहे हैं। नोस्ट्रिल के पीछे जस्ट नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट है और ये फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फॉर द नेजल कैविटी आल्सो एंड फॉर द बकल कैविटी आल्सो। वहां से जो है एयर मूव करता है डाउनवर्ड्स विच इज नोन एज द लैरिंग्स, दैट इज द वॉइस बॉक्स, और वहां से फिर ट्रेकिया जो है वो कंटिन्यू होता है एंड इट गोज इनटू अवर बोथ द लंग्स। दिस इज अवर नेजल कैविटी। यहां पर आप देख सकते हो दिस इज द वॉइस बॉक्स। ये हमारा ट्रैकिया है जिसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। वो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में जो है डिवाइड हो जाता है विद फर्दर डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद जब अगर एकदम एंड में हम जाएंगे तो टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रोंकियोल्स, जहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई, विच इज लाइंड बाय मैनी कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज ही वो साइट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। अब इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये ब्लड वेसल है कैपिलरी का, जहां पर द ब्लू एंड इज नोन एज द वीनस एंड द रेड एंड इज नोन एज द आर्टीरियल एंड ऑफ द सर्कुलेशन। यहां पर आप देख सकते हो वीनस एंड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज डिफ्यूज्ड इन द लंग्स,
और यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रहा है फ्रेश, वो ऑक्सीजन इट इज डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड वेसल और वहाँ से फिर आर्टीरियल एंड से पूरे सर्कुलेशन में कंटिन्यू हो रहा है. सो यहाँ से ब्लू कलर का कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, वहाँ से रेड कलर का ऑक्सीजन आ रहा है. दिस इज द सर्कुलेशन. अगर हम ब्लड वेसल के अंदर घुस जाएं तो हमें इस प्रकार से दिखेंगे, ये ब्लड है और यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वापस जा रहा है. आई होप कि आपको ये समझ में आया हो. तो आई होप कि आपको इजीली समझ में आया हो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किस प्रकार से वर्क करते हैं, और यही दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता है. सो यहाँ पर जो हमारा पूरा थियरी है रेस्पिरेशन का वो खत्म होता है. आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ. अच्छा, उसके पहले हम लोग एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो स्मोकिंग के बारे में दिया हुआ है. ऑब्वियसली हम सबको पता ही है कि स्मोक नहीं करना चाहिए. स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू आवर हेल्थ. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज स्मोकिंग करने के दौरान उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको निकोटीन कहते हैं. दैट निकोटीन इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड उससे बहुत सारे डिजीज होते हैं. सीओपीडी हो सकता है, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है स्मोकिंग के रिलेटेड. तो वहाँ पे बहुत सारे हार्म है, उसका कोई बेनिफिट एज सच है नहीं. तो ऑब्वियसली वी शुड रिफ्रेन. देखते हैं हम एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है. स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इनफैक्ट जो सिगरेट होते हैं उनके पैकेट में लिखा होता है कि इससे जो है कैंसर होता है. ठीक है, जो तंबाकू होता है उसके भी पैकेट पर लिखा होता है कि इट कॉजेस कैंसर. स्टिल पीपल आर कंज्यूमिंग इट, डोंट नो व्हाई. Lung cancer is one of the most common cause of the death in the world. ठीक है, the upper part of the respiratory tract is provided with small hair-like structure which is known as cilia. तो जो हमारा upper respiratory tract होता है इसके ऊपर वहाँ पर cilia present होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को सबको ट्रैप करने के लिए, ताकि वो सारे अंदर ना चला जाए. और फिर कफ रिफ्लेक्स होता है, खांसी आती है हमको और फिर वो सारे डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं. दिस सीलिया हेल्प्स टू रिमूव द जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर. Smoking destroys this hair due to which the germs, dust, smoke and other harmful chemicals enter into the lung and causes infection, cough and even lung cancer. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक जो बीमारी स्मोकिंग से होती है वो है लंग कैंसर. एक्चुअली करता क्या है, स्मोकिंग जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से वो फिर जो भी पार्टिकल्स अंदर आने वाले हैं, कार्सिनोजेंस अंदर आने वाले हैं, वो उसको ट्रैप नहीं कर पाता. तो वी शुड नॉट स्मोक. और स्मोकिंग जो है वो काफी ज्यादा हार्मफुल है, तो वो तो करना ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली. ठीक है, आगे की तरफ अगर हम देखें, सो नेक्स्ट में इसका थोड़ा कंटिन्यू दिया हुआ है. यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीड़ी, हुक्का, गुटका एक्सेट्रा. ये जितने भी यहाँ पर फॉर्म लिखे हुए हैं, सिगार, सिगरेट्स, बीड़ी, हुक्का, गुटका, ये सब में जो है टोबैको पाया जाता है. ठीक है, टोबैको यानी कि तंबाकू पाया जाता है. और टोबैको में एक सब्सटेंस होता है जिसको हमने कहा निकोटीन, और वो निकोटीन ही वो कार्सिनोजन है जिससे कि कैंसर होते हैं. यूज ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द टंग, इट अफेक्ट्स द लंग्स, इट अफेक्ट्स द हार्ट एंड ऑल्सो इट अफेक्ट्स द लीवर. ठीक है, सो लंग्स को तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे टंग को भी अफेक्ट करता है. ओरल कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं. स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, पल्मोनरी डिजीजेस एंड सेवरल फॉर्म ऑफ द कैंसर. तो ये जो स्मोकलेस टोबैको लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो अ वेरी मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स. ठीक है, स्ट्रोक्स हो सकते हैं उससे, जो कि हमारे ब्रेन में हो सकता है. पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, यानी कि लंग्स के रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं बहुत सारे. एंड सेवरल अदर फॉर्म ऑफ कैंसर, बहुत से अलग अलग तरीके के कैंसर्स भी हो सकते हैं. इनफैक्ट स्मोकलेस टोबैको में आजकल च्यूइंग वाले टोबैको आने लगे हैं. प्लस ये सिगरेट्स का ऑल्टरनेटिव वेपिंग करके एक नया आने लगा है. बहुत ही मॉडर्न चीज़ है वो, कि इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है और उसमें भी जो है स्मोक का प्रोडक्शन होता है. माना जाता है कि थोड़ा वो लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू दिस सिगरेट्स, बट हार्मफुल तो वो भी है. ठीक है, उसमें भी जो है 100% चांसेस है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम तक वेपिंग भी अगर किया तो उसमें कैंसर्स होने का रिसर्च में जो है वो पाया गया है चांसेस. सो देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू द च्यूइंग ऑफ द टोबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा. ठीक है, तो ये जो जुबान केसरी हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, तो वहां पर भी जो है वो सेम चीज हमने डिस्कस किया था कि इट कॉजेस कैंसर. स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू द टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट्स. ओके, सो ये सारा पीयर प्रेशर का खेल होता है. अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे फ्रेंड सर्कल में नहीं हो, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको इन सब चीज़ों की लत लग सकती है. मगर यू हैव टू जस्ट लर्न टू से नो. आप बस ना बोल दो और उसको रिफ्रेन कर दो. कोई नीड नहीं है उसको ट्राई करने का, ऐसा कुछ उसमें नया कुछ चीज़ नहीं है और उसमें कोई टेस्ट भी नहीं है. ठीक है, कोई उनका बेनिफिट भी नहीं है. तो उससे अच्छा है कि जस्ट से नो एंड जस्ट रिफ्रेन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स. चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम फटाफट. पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. तो ये पूछ रहा है कि एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को, यानी कि हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म जो आउट ऑफ द वाटर रहते हैं, उनको क्या एडवांटेज है. तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था कि हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो यूज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. So obviously the amount of oxygen is greater
ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर इन एटमोस्फियर, ठीक है, एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो काफी कम मात्रा में होता है पानी में, उससे ज्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होता है एटमोस्फियर में, तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू aquatic organisms. Next question है, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? तो हमने देखा था कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और वो फिर पायरुवेट को तीन अलग अलग पाथवे मिलते हैं कि उसको एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है या पार्शियल एरोबिक रेस्पिरेशन करना है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ओके, सो हमने देख लिया था। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बींग्स? ओके, वेरी गुड। सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमन बींग्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और ब्लड में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आरबीसी एंड प्लाज्मा, ये दो चीजें हैं जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा आरबीसी के थ्रू होता है, रेड ब्लड सेल में। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा देखेंगे जब हम सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे तो। सो दिस इज हाउ गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन द ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे छोटे छोटे विलाई प्रेजेंट थे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते थे टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, याद होगा आपको, दीज आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये एल्वियोलाई का काम क्या होता है? ये एल्वियोलाई भी जो है वो विलाई की तरह ही हमारे लंग्स के अंदर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा कैपिलरीज होगी, जितनी ज्यादा कैपिलरीज होगी तो हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू ही होता है, तो फिर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, और इसी के साथ जो है हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन हमने इसको डिटेल में कवर कर लिया है। बाकी आप एनसीईआरटी रीड करिए और एनसीईआरटी में से आप देखिए कि कौन से पॉइंट्स कोई मिस तो नहीं हुए हैं, और अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको एनसीईआरटी में आप अंडरलाइन करिए। जो आंसर राइटिंग होगा इसका वो आपका एनसीईआरटी के हिसाब से ही होगा। सो आई होप कि कुछ ना कुछ आपको आज यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम लर्न ऑल्सो। तो चलिए सीधा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।